नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आइए आज मैं आपको एक ऐसी अदाकारा कहो, मॉडलिंग की दुनिया में जिनका बड़ा नाम है वो कहूँ या एक्ट्रेस कहूँ, आज हमारे बीच मौजूद है। पूना की धरती से हमारे बीच आई हैं। सबसे अच्छी बात और खुशी की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय के ज्ञान को वो फॉलो करती है और अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को आध्यात्मिकता के साथ सजाई हुई है। आइए मिलाता हूँ जिनका नाम है ईशा अग्रवाल। ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। ईशा जी, आप अगर आज हमें मौका मिला है आपसे कुछ पर्सनल बातचीत करने का, आपके सोशल लाइफ कहो, पर्सनल लाइफ कहो या प्रोफेशनल लाइफ कहो, आप भी अगर हम इस तरीके से कहें कि आप हैं क्या, जैसे कहते हैं ना, वो इज यू, तो आप आत्मा है वो तो है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशन के तौर पे देखा जाए तो क्या कहेंगे? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मॉडल हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने लॉकडाउन में पेंटिंग भी करना स्टार्ट अच्छा किया अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ईशा जी, थोड़ी बचपन फ्लैशबैक में चले। हाँ जी। जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म लातूर में हुआ है। अच्छा अच्छा, लातूर महाराष्ट्र में ही है। मैं बेसिकली लातूर से हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो पढ़ाई लिखाई सब? हाँ, हायर एजुकेशन पूना हाँ में किया है, हाँ हाँ हाँ। बाकी कॉलेज तक लातूर लातूर में, में फिर था। पूना से। फिर ये जो सफ़र आपका, ये सफलता की कहानी कुछ कुछ कई बयां करती है, कई बातें आती है, उतार चढ़ाव भी होते हैं, संघर्ष तो सभी के लाइफ में होती है। ये मॉडलिंग की दुनिया में आना है या एक्ट्रेस बनना है, ये आपका बचपन से ही सपना था या इत्तेफाक था या आगे बढ़ते गए होता गया? नहीं, बचपन से ही जैसे माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या हाँ राय, हाँ। सुष्मिता सेन को देख के मैं बड़ी हुई। हम्म तो उनको देख के लगता था कि मुझ में भी ऐसी क्वालिटीज है, मैं भी इन जैसा कुछ करूं। जैसे कि मिस इंडिया जब देखती थी मैं, वो रैंप वॉक कर रहे हैं, जिस अच्छा। तरह से वो हाँ। क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में आंसर्स देते हैं, हम्म। तो मुझे लगता था मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे हायर एजुकेशन तक मैंने नहीं किया था, मतलब क्योंकि लातूर में इतना स्कोप ना रहने के कारण मैंने पूना में फिर ट्रेनिंग ली थी पैजेंट्स की और मॉडलिंग की। तो वैसे ही मेरा फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई मॉडलिंग और पैजेंट्स की। अच्छा अच्छा। या पढ़ाई भी चल रही है और ये भी चल रहा है? पढ़ाई भी चल रही थी अच्छा साथ में। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। परिवार में और कौन कौन है अभी? मम्मी पापा, मैं बड़ी हूँ घर में, मेरी एक छोटी बहन है और उससे छोटा भाई है। तो आपको इस फील्ड में सपोर्ट भी किए? ऐसा तो नहीं कि बच्ची कहाँ जा रही है, किस दिशा में? आजकल खास करके अलग अलग मत होते हैं ना लोगों के परिवार में भी, तो आपको सबका सपोर्ट मिला इस फील्ड में? हाँ बच्ची, चलो आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ? या कुछ लोगों का विरोधाभास रहा? नहीं, मम्मी पापा ने इनिशियली सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि हम मारवाड़ी लोग हैं और जिस अग्रवाल कम्युनिटी से मैं आती हूँ वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़की ने अभी एजुकेशन किया, ठीक है अब शादी करनी चाहिए, शादी घर संसार में लगना चाहिए। बराबर है। लेकिन जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट की थी फर्स्ट टाइम यूएसए में, तब मेरे मम्मी पापा को मुझ पे गर्व हुआ जब सब मीडिया में आया था कि छोटे गांव से हाँ ईशा अग्रवाल ने इतना बड़ा नाम रोशन किया देश का। मैं दिल्ली में जीती थी मिस इंडिया एक्सक्विजिट, तो फिर मुझे चांस मिला इंडिया को रिप्रेजेंट करने का यूएसए बॉल्टीमोर में। अच्छा। तो वहाँ से फिर मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। तब मम्मी पापा ने, सब पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे कि ठीक है जो तू कर रही है, ठीक, सही अच्छा कर कर रही रही, है, सही कर सही रही है। देश का नाम हो हाँ रहा है। जी। ऐसा होता है अक्सर, कई बार क्या होता है ना, बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है नहीं पहचान पाते, या फिर कुछ न कुछ कर पाएगी कि नहीं, कुछ हाँ, कंफ्यूजन डर भी होता रहता है। है। लेकिन वही जब सफलता के मुकाम तक पहुंचते हैं फिर गर्व महसूस करते हैं। और तब तो फिर परिवार नहीं, पूरा समाज और शहर, पूरा सब, देश। हाँ। ये अच्छी बात है जो कि लोग बात नहीं करते रहते वो भी हाँ। बात करने आ जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर भी है। लेकिन दृढ़ता की परीक्षा भी होती है कई जगह पे कि भाई, लेकिन अंदर में है टैलेंट, जज्बा है, तो वो तो खैर होता ही है। होता ये है, तो सबकी अपनी कहानी होती है, लगे रहना यही लगे ज़िंदगी रहना है। चाहिए, हाँ। आप ये मॉडलिंग और ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है ना, ये उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, वहीं कहीं ना कहीं एक्ट्रेस एक अलग फील्ड हो गई वहाँ से। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा अगर आपको शौक़ कहो या फिर ज़्यादा जिनमें आपको मज़ा आता है, जिसके लिए आपको जाने जाते हैं, वो कौन सा है?
देखो तीनों अलग अलग है लेकिन जुड़े हुए हैं आपस में। मॉडलिंग माना एक्सप्रेस करना। अब जैसे मैं कोई ब्रांड का कपड़ा पहन रही हूँ तो वो कपड़े को दिखाना है कि कपड़ा इतना सुंदर है इसलिए मैं सुंदर लग रही हूँ, ये हो गया मॉडलिंग। ब्यूटी पैजेंट्स माना जैसे एक कंपटीशन है, वहां पे सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं देखी जाती बट हम अंदर से कितने सुंदर है, हमारे आचार विचार क्या है, हमारी भावनाएं कैसी है दूसरों को लेके, वो भी जज किया जाता है। अच्छा। और एक्ट्रेस माना तो आप पता है, एक्टर माना एक्ट करना होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में आप घुस जाओ और फिर आप वही बन के फिर वो एक्ट करो। समझो मुझे एक डॉक्टर का रोल दिया तो मैं खुद को एक डॉक्टर जब तक बिलीव नहीं करूंगी मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं उस रोल में घुसना होता है, फिर एक्ट करना। हाँ, वाह भाई, बहुत अच्छा। तो ये तीनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है और अलग भी है। अलग भी है, मतलब एक सपोर्टर है एक प्रकार से। तीनों का एक ही है कि एक्सप्रेस करना है खुद को। हाँ, ये एक कॉमन चीज है तीनों में। शुरुआत कहाँ से की थी आपने, एक्टिंग की दुनिया से या मॉडलिंग? मुझे याद है जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो ऑडिशंस होते हैं, तो बिना ट्रेनिंग के ऑडिशन दिया था मैं, कभी मतलब सेलेक्ट ही नहीं हुई ऑडिशन में। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते करते फिर मुझे ये लगा कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए इसमें, तो मैंने मॉडलिंग और पैजेंट्स में ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग होते ही मुझे चांस मिला, मिस इंडिया एक्सक्विजिट करके पैजेंट है यूएस का, तो पहले दिल्ली में हुआ, वहाँ जीतने से मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। फिर यूएस गई। कहाँ हुआ, आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो यूएस में हुआ 2015, 17 में हुआ था थाईलैंड में, तो वहाँ जीत के मुझे चांस मिला रशिया में रिप्रेजेंट करने का, मॉस्को में। वो था ग्लोबल इंटरनेशनल प्रिंसेस 2017। और 2019 में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस मिला लैटविया यूरोप में, मिस ब्यूटी टॉप ऑफ द वर्ल्ड में। वाह, बधाई हो आपको। एक बहुत अच्छी यात्रा है इस सफलता के पीछे। संघर्ष भी होता है। संघर्ष भी है और जैसे बाबा की जो ज्ञान है वो भी बहुत जगह इम्प्लीमेंट करना होता है। कि विशेषताओं को देखो, अवगुणों को इग्नोर कर दो। हाँ, ये बात है। वही मैं भी आने ही वाला था उधर। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की सफलता की कहानी, पर ब्रह्मा कुमारीज में आपका जुड़ना हुआ, मेडिटेशन भी आप करते हैं, है ना? मैंने सुना है। तो कब से जुड़े हुए हैं, और वो ये जो आपकी सफलता के पीछे मेडिटेशन का, शिव बाबा का हाथ है, या बाद में ज्ञान मिला, इन सब अवार्ड मिलने के बाद ज्ञान मिला, या पहले? नहीं, जैसे मेरी स्कूलिंग के टाइम है या 11th स्टैंडर्ड समथिंग, तब आस्था चैनल पे एक प्रोग्राम आता था सिस्टर शिवानी का, कनुप्रिया होस्ट थी। वो देखते थे मैं 7 बजे। उससे पहले मेरे मन में ये था कि हम क्यों हैं इस दुनिया में, क्या है ये सब। मैं स्पीकिंग ट्री का एक आर्टिकल पढ़ती थी टाइम्स ऑफ इंडिया का। रुचि थी मुझे अध्यात्म में पहले से, कि क्यूरियोसिटी बहुत थी बचपन से। मम्मा बोलती थी कि मैं बचपन से बहुत सवाल करती थी, ऐसा क्यों, चांद ऊपर ही क्यों है, ऐसे सवाल करती थी। तो धरती गोल क्यों है, ऐसे कहते हैं बहुत सारे हैं। तो सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम देख के बहुत सारी बातें पता चली, और फिर मैं माउंट आबू भी आई थी, बट ये एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे। तो ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, आपको किस तरह से ऐसा लगता है मदद की? चाहे अभी तो बहुत सारे बिजी शेड्यूल होते हैं, शूटिंग में भी जाना होता है, या फिर और भी जो एक्टिविटीज़ है, कैसे प्रयोग करते हो इसको आप, इस ज्ञान को, या मेडिटेशन को? मुरली भी डेली मुरली सुनना होता है आपका? हाँ जी। ठीक, तो थोड़ा सा कैसे आपको डिफरेंस लगता है? बाबा का ज्ञान को प्रयोग नहीं करते थे उस समय, या बचपन से ही प्रयोग में है, क्या कहना? नहीं, तब तो मैं सिस्टर शिवानी का ही सुनती थी। फिर जैसे उन्होंने कहा कि आपके जहाँ आप रहते हो उसके नज़दीक एरिया में सेंटर होगा, तो मैं सेंटर फिर गई थी। तो वहाँ मैंने राजयोगा कोर्स किया, 2 बार किया तो कोर्स, और फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब क्लियर हुई कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये वर्ल्ड ड्रामा जो है 5000 वर्ष का होता है, सारी मतलब बेसिक नॉलेज जो होता है ब्रह्मा कुमारी इसका, वो लिया। फिर वो धीरे धीरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते गई। जैसे मेरी फील्ड में बहुत स्ट्रेस तो बहुत होता है, कियोस जिसको बोलते हैं, क्योटिक होता है बहुत चीजें। तो बाबा का जो मुरली है, ज्ञान है, वो ऐसे काम आता है कि ओके ड्रामा है, एक्सेप्ट करो, चल रहा है, हर चीज मेरे फेवर में हो रही है, अपने कल्याण के लिए हो रही है, ऐसे सोच के करो। तो मैं वैसे ही सोच के मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे संयम जो होता है कि आप पेशेंस रखो, पेशेंस में बहुत पावर होती है, वो मैंने सीखा। तो हर एक
धीरे धीरे हर एक मतलब जो ज्ञान है बाबा की मुरली का या बाबा का या सिस्टर शिवानी जो बोलती है उनका धीरे धीरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और मैंने ये देखा कि ये तो वंडर्स करता है, को बहुत काम करता है। क्योंकि सारा थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव है तो फिर हर सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाता है। सही बात है। ऐसा कोई वाकया हुआ हो आपको, थोड़ा अनुभव के तौर पे अगर शेयर करें कि एक समय ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा सा लाइफ में, कई बार होता है ना डिस्टरबेंस आ जाती है, सफलता न मिलने की कोई बात आ जाती है, फैमिली लाइफ में भी कोई बात आती है या प्रोफेशनल लाइफ में कोई, जिसमें आपको बाबा की याद से कहो या मदद कहो मिला हो ऐसा जो मोटिवेट करे लोगों को। आजकल देखो जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, जैसे मेरे साथ भी हार्ट ब्रेक्स हुए, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है हमें, क्योंकि हम किसी आत्मा से इतने जुड़ जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। तो वहाँ मुझे अपना ज्ञान बहुत काम आया था कि ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो लेकिन बाद में समझ में आता है, कभी कभी ऐसा होता है हाँ, तब कि उस टाइम सिचुएशन नहीं समझ में आता, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी बहुत काम यूजफुल होता है। सभी के लाइफ में एक पर्सनल स्टोरी होती जरूर है, पर वो उसे सीखने को भी मिलता है ऐसा। अगर ऐसी कोई बात आपको लगता है जो शेयर करें। ये तो मैंने एक बताया रिलेशनशिप वाली, और प्रोफेशनली भी ऐसा टाइम आया था जैसे लॉकडाउन में अब लगा था कि दुनिया ही खत्म हो गई, अब क्या काम रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं कुछ ना कुछ मेरा मतलब मैंने चालू रखा। उस लॉकडाउन में मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनी, क्योंकि बहुत सारे बार्टर कोलैबोरेशन के मुझे ये आते थे ऑफर्स, मैंने वो भी किया और कुछ ना कुछ खुद को बिजी रखती थी हर चीज में। तो वो मुझे बहुत काम आया। क्या किया एक्टिविटीज उसमें लॉकडाउन में, अगर बात करें थोड़ा विस्तार करें तो? कुकिंग किया। अच्छा। पेंटिंग स्टार्ट की, जैसे मैंने बोला 2020 में तो सब घर में ही बैठे थे, तो ऑनलाइन होम डिलीवरी चालू थी, तो वहां से मैंने पेंटिंग का जो भी सामान मंगाया और पेंटिंग स्टार्ट की। और तब मुझे पता चला आई एम अ गुड पेंटर आल्सो। एट कोर मैं एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, तो क्रिएटिविटी में जो भी चीजें होती है मैं उसमें बहुत रुचि रखती हूँ। वैसे लगता है लॉकडाउन के दरमियान बहुतों के अंदर की प्रतिभा सामने आई है। सोशल मीडिया के जरिए भी काफी एक कहते हैं ना, दुनिया एक थम सी गई थी ना उस समय, थोड़ा सा कर्फ्यू लग गया है पूरी दुनिया में, इस टाइप का एक माहौल। तो जो टेंशन वाले हैं वो तो टेंशन में रहने लगे, पर जो क्रिएटिव माइंड वाले हैं वो अपना क्रिएटिव भी दिखाया है बहुत अच्छा। वो भी एक दौर था। लेकिन चलो आखिर तो वो दिन गुजरना ही था, है ना। बट उसमें कितनी चीज़ों का हमें ये हुआ, रियलाइजेशन हुआ है, फैमिलीज का रियलाइजेशन हुआ है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है। कितनी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों का हमें इम्पोर्टेंस पता चला। अच्छा ही हुआ, मतलब एक तरफ से। ईशा जी, जैसे कि आपने बताया कि पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती हैं आप, कोई पेंटिंग, कोई एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा आपने पेंटिंग किया? मैंने एनिमल पेंटिंग्स किए, एब्स्ट्रैक्ट, जैसे बर्ड्स पेंटिंग किया, एक लायन किया, और लास्ट ईयर मैंने एक एंजल पेंट किया था, सोल कॉन्शियस वाली। तो वो मैंने अपने प्रेसिडेंट मैडम जो है द्रौपदी मुर्मू जी को दिया। अच्छा। उन्हें बहुत बहुत अच्छी लगी वो पेंटिंग, क्योंकि वो खुद भी ज्ञान फॉलो करती है, ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा ज्ञान फॉलो करती है, वो जुड़ी है ब्रह्मा कुमारी से। और उन्हें मैं बता रही थी कि ये एंजल है, श्वेत कपड़े पहनी है, लेकिन इसके जो पंख है वो गुणों से रंग बिरंगी है, सारे कलर से पंख में, सूक्ष्म वतन में उड़ रही हूँ, सब समझी। उन्हें बहुत अच्छी लगी वो पेंटिंग। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सही हाथों में पेंटिंग गई है, क्योंकि हम सभी एंजल्स हैं। और वो खुद भी एंजल जैसा लाइफस्टाइल उनका है। बहुत वो बता रही थी अपनी लाइफ के बारे में, 3:30 बजे उठ के पूरा दिनचर्या उनका स्टार्ट होता है सुबह। बहुत अच्छा। और एक पेंटिंग स्वास्तिक वाली मैंने गिफ्ट की थी अपने सीएम जी को, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी को। हाँ जी, वेरी गुड। तो एक प्रकार से आप एक और पेंटिंग दी थी सिस्टर शिवानी को, यूनिकॉर्न वाली। यूनिकॉर्न माना एक काल्पनिक एक एनिमल है जो स्वर्ग में रहता है। वो पवित्रता का, निरागसता का और फेमिनिन पावर का एक प्रतीक होता है। तो मुझे सिस्टर शिवानी वैसी लगी, उनको वो वाली पेंटिंग दी। वाह ईशा जी, बहुत बढ़िया। आप अपने कला के जरिए सब बड़े बड़े लोगों से कहो या जो टैलेंटेड लोग हैं इस इंडिया के, सबसे आप मिले, और आगे तो आपको बहुत कुछ उन लोगों से मिलते ही रहना है।
और एक समय आएगा कि आपसे भी लोग मिलेंगे। हाँ जी, ये क्यों हमारी नहीं। शुभकामना है। मेरी सेवाएं तो ऑफ कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। गुड। ईशा जी, मुझे अभी आपकी सब बातचीत सुनने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है, भगवान ने तन की तंदुरुस्ती भी कहो और खूबसूरती कहो आपको तो नवाजा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मन की खूबसूरती हाँ आपकी जी। क्योंकि मन को इस तरह से सजा के रखना, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में रह के मॉडलिंग की दुनिया में, और तो एक बहुत बड़ी बात होती है, और आपने मन को अपना गुणों से सजाया है। ये संस्कार आपको बचपन में तो मम्मी पापा का हाथ होता ही है, अब तो शिव बाबा का हाथ है ना? कैसे मैनेज करते हो इंडस्ट्रीज़ में जब ऐसे नेगेटिव पर्सनालिटी के लोग मिलते भी होंगे? मॉडलिंग की दुनिया में भी ऐसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, ये बात भी सही है। आप कैसे देखते हो, कैसे मैनेज करते हो उस जब फील्ड में जाते हो? देखो, मुझे लगता है जो गुण है अपने में वो तो आत्मा के ही गुण है, वो तो हमें मिलता ही है पैदाइशी। हर आत्मा में वो गुण है, खाली वो लेयर्स आ जाती है विकारों की। तो ये ज्ञान से वो लेयर्स हटती है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे जो गुण हैं वो बाहर आते हैं, हमारे रोज के व्यवहार में या अपने कर्मों में आते हैं वो गुण। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में तो ऑफ कोर्स हर टाइप के लोगों से मिलना जुलना होता है। नेगेटिव लोगों को वही एक्सेप्ट करो और कुछ चीजें इग्नोर करो, जो अच्छी चीजें उन्हें देखो। तो ये चीज मुझे हेल्प करती है। वेरी गुड। तो एक प्रकार से वैसे भी पता तो चल जाता है ना कि ये पॉजिटिव थॉट्स का वाइब्रेशन है या नेगेटिव। हाँ, इस पे मैं एक बोलना चाहूंगी कि योग करने से वाइब्रेशंस का बहुत पता चलता है। बात करने से पहले ही वाइब्स बोलते ना, आजकल की जो जनरेशन है जेनजी जिसे बोलते हैं, वो भी बोलते वाइब है, यू नो, यो। सो वाइब माना क्या, बिना बातचीत करे, बिना कोई लैंग्वेज के आप क्या ऑरा मुझे पता चलता है कि आप किस तरह से, ड्राफ्ट जैसे कुछ पता चलता है, ओके ये इंसान इस तरह से होंगे। हम एक मन में एक जजमेंट आ जाता है अपने से वाइब्रेशन से। तो वो मेरे को लगता है वो उस वाइब्रेशन को पहचानने की जो एक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है योग से और ज्ञान से, जो भी हम ज्ञान सुनते हैं रोज पढ़ते हैं उससे। गुड, कितनी बड़ी बात है। और ये अगर ये कला आ जाए, ये जीवन की एक असली कला, जीने की कला जिसे कहते हैं, और ये आध्यात्मिकता से ही आ सकती है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए संसार में धोखा भी बहुत खाते हैं ना। बहुत मैंने भी खाए हैं धोखे बहुत। हाँ, सभी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाए, सभी खाते हैं। कई बार कहते हैं ना, कहने में बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। हाँ जी। तो ये तो खैर सबकी अपनी एक है, परंतु चलो बाबा का शुक्रिया है कि हाँ आपको एक प्रकार से वो समझ दी है और वो एक आधार बना के आप आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिस मुकाम तक आप हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे भी बस काम करते रहना है, जो भी मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती, मूवी करना है, मॉडलिंग के लिए ऑफर्स आते वो करना है। मैं अभी फिलहाल पेंटिंग में भी व्यस्त हूँ और सेवा में व्यस्त हूँ, वो भी करना है। मेरे ट्रैवल प्लान्स है शेड्यूल्ड अभी इस महीने के लिए। गुड। रोज कुछ ना कुछ चलती का नाम गाड़ी। हाँ। रुक जाए तो कबाड़ी, ऐसा कहते हैं। सही बात है। चलते रहो। देखो ना, बहता पानी ही साफ होता है। सही बात है। रुक जाए तो फिर खराब होने लगता है। नहीं, सही बात है। अगर फिल्मों की बात करें या कुछ आपके एक्टिंग की दुनिया की, तो किस में आपने रोल किया है, अगर चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो? मेरी हिंदी फर्स्ट मूवी थी कहीं है मेरा प्यार, जिसमें मैंने कैमियो रोल किया था। उसका शूटिंग लातूर में हमारे जो बंगलों में वहाँ हुआ था। तो वैसे मुझे चांस मिला, तब मैं पढ़ाई कर रही थी। संजय कपूर, जैकी श्रॉफ सब आए थे, तो उसमें मैं सॉन्ग्स में थी, एक दो सीन्स में थी। फिर मैंने पढ़ाई पूरी की, मतलब पूना में ही रहते। फिर मुझे फर्स्ट मूवी मेरी तेलुगु थी, नीवे। उसमें मैंने एक हॉरर मूवी थी। सेकेंड थी तमिल मूवी, तिथि वसल, उसमें नासिर सर थे। फिर झोलझाल जो 2022 में रिलीज हुई, उसमें लीड रोल किया। वो एक कॉमेडी मूवी है, मल्टी स्टारर मूवी है। अच्छा। और अभी एक हाल ही में, मतलब वो रिलीज होने वाली है, बैक टू स्कूल। वो अगेन मराठी मूवी है। बैक टू स्कूल माना वो स्कूल में जो लाइफ है वो दिखाई गई है। वहाँ मैंने टीचर का रोल किया है। गुड। सफर जारी है। अभी चलता रहेगा। और अभी ईशा जी देखने में आता है कि आजकल युवा वर्ग जो आपको देख रहे हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, जो भी है, मुझे लग शायद मैं यहाँ जानकारी ले लूँ, ये मॉडलिंग की दुनिया लेडीज़ के लिए होती है, जेंट्स का भी होता है? नहीं, दोनों के लिए होता है ना, ये मुझे पता नहीं। तो अगर वो लोग इस फील्ड में आना चाहें
आगे बढ़ना चाहें तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्या करना चाहिए उनको? देखो, हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए। आप एक अच्छे सुडौल शरीर में हो, मतलब शरीर का ध्यान। और सबसे मेन आजकल हो गया है कि मानसिक अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिजेक्शंस तो बहुत आएंगे। बट मेरी मैम जो ट्रेनिंग लिया था ना मेरा अपना पैजेंट्स और मॉडलिंग का, तब उन्होंने वो भी बहुत आध्यात्मिकता, उन्होंने आध्यात्मिकता से मुझे पढ़ाया। वो बोलती थी रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये पता होना चाहिए कि ना हो रही मतलब कहीं ना कहीं अच्छी चीज के लिए हाँ हो रही है। तो ना को बिल्कुल उसको सुन के दुखी नहीं हो जाना चाहिए। तो आजकल की जो पीढ़ी है, उन्हें अगर अध्यात्म को वो अपने जीवन में उतारेंगे, सब चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है इम्पॉसिबल। अगर उसका स्पेलिंग देखोगे तो हाँ, इम्पॉसिबल है, कर ही सकते हैं, बस अंदर में दृढ़ता चाहिए होता है। कुछ करते रहने का मन में जज्बा है तो 100% सफलता तो मिलती है। इसलिए कहते हैं ना, संघर्ष भी हर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। करो भी संघर्ष, लेकिन हर्ष के साथ। हाँ जी। ईशा जी, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक बड़ा क्या रेज हो गया है, हाँ क्रेज मतलब एंड रेज। सबके हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, एक जमाना था कि जब मोबाइल हाथ में नहीं था, सोशल मीडिया से लोग दूर थे, तो शायद पड़ोसी के बारे में भी पता नहीं था। आज मोबाइल हाथ में होने की वजह से पड़ोस में क्या हो रहा है ये भले पता ना हो, पर अमेरिका और यूके यूरोप में क्या हो रहा है सब पता है। खास करके जब प्रसिद्धि मिलने लगती है तो भी कई बार जिसे बाबा कहते हैं ना, माया ये भी कहते हैं, कंट्रोवर्सी भी बहुत होने लगती है। और उनके आलोचक भी बहुत होते हैं। जब जितनी आप ऊंचाई में जाएंगे तो ऐसा होता है। सोशल मीडिया में भी दोनों तरह की बातें हैं। एक तो उठाने में भी बहुत जल्दी से उठाते हैं, और कहीं उनको बदनाम करना हो तो वो उसमें भी बड़ा रोल होता है। डुप्लीकेटिंग आईडी बना लेते हैं, डुप्लीकेटिंग बहुत सारा ऐसा चलता है। आपका अनुभव क्या कहता है कुछ इस फील्ड में? आप अपने सोशल मीडिया जो लाइफ है कैसे देखते हैं? ये सोशल मीडिया का क्रेज भी अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन से ही ज्यादा हो गया है, ये 4-5 वर्षों में ही। सोशल मीडिया एक अच्छी चीज भी है, जिन्होंने हम सबको करीब भी लाया है, पूरी दुनिया को। और बुरा तब होता है जब वो एडिक्शन हो जाता है, उसकी आदत हो जाती है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो जैसे टेक्नोलॉजी है, या एआई जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आगे बहुत ज्यादा भर भर के आने वाला है, इंटेंसली। तो यहाँ पे ही हमारी योग शक्ति ही काम आती है कि टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम बने रहे, ना कि हम उसके गुलाम बने रहे। हो जाए, सही बात है। तो वो हमारी सेवा में रहे, ठीक है, इससे मेरी लाइफ अच्छी हो रही, बेटर हो रही है। अगर उसी को हम हावी होने दिए अपने पे, तो हम उनके गुलाम बन जाते। हम हमारे स्वमान में नहीं रहते, बस एडिक्शन हो जाता एक मोबाइल में। वो नहीं होना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे हो कि प्रसिद्धि की वजह से लोग ऊपर भी ले जाते, नीचे भी ले जाते, कोशिश करते, ट्रोलिंग, उसको ट्रोलिंग बोलते हैं। देखो, वो कैमरा के पीछे छुपे जो उनकी आईडी भी सही नहीं, उनका क्या ही मन पे लेना। हाँ, वही आजकल कुछ ज़्यादा होने लगा है कुछ वर्षों से ये। शायद जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं उनको बहुत ट्रोल किया जाता है। हाँ। क्योंकि देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो लोग वहां तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए उनकी जलन होती होगी। जलन के कारण वो लोग उनको ये करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं या ट्रोलिंग करते हैं। और जो लोग बिजी है खुद के पे काम करने में, वो ये चीज करेंगे ही नहीं, देखते भी नहीं होंगे क्या कौन कमेंट कर रहा है। इससे उनको और परेशानी होती होगी कि वो चाहते होंगे या तो डिस्टर्ब करना, या फिर कुछ कमाना, टीआरपी बढ़ाना, ये सब होता होगा। आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, ट्रोलिंग, मतलब गलत आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर, लेडीज की आईडी बनाकर, बहुत सारे जेंट्स भी मैसेज करते हैं, ये काम है, वो काम है। तो अभी तो मैं पूरा समझ जाती हूँ, समझ गई। हाँ, बहुत पैसों के लिए मतलब ये करते हैं आप। होता है, सबके साथ होता है इनिशियल डेज में। हाँ हाँ, सभी के साथ, खास करके उनके साथ तो जरूर होता है जो फेमस होने लगते हैं, जिनके नाम से कुछ करना चाहते हैं। तो लेकिन इसके पॉजिटिव स्वरूप भी है काफ़ी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हमें उसका ही ध्यान रखना है, और ये शिव बाबा का जो ज्ञान है ये हमें बहुत मदद करता है। ईशा जी, ब्रह्मा कुमारी का जो विस्तार है पूरे वर्ल्ड में है, सेवा के क्षेत्र की बात करें कि आप अपनी लाइफ के इतने सुंदर अनुभव आपने की है,
तो ब्रह्मा कुमारी की सेवा को भी आप किस तरह से कहीं विस्तार करने की बात मन में आता है तो कैसे करते हैं? जैसे सब लोग मुझे, जैसे आप अभी पूछ रहे हो, पूछते हैं, मैंने कहा मैं जुड़ी हूँ इनसे। सिस्टर शिवानी को भी यही बोला कि आपके वजह से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी। उन्होंने बोला ठीक है, रोज मुरली सुनना। बहुत खुशी हुई उनसे मिलके। और बाकी लोगों को भी जो भी मेरे लाइफ में होता है, हर एक स्टोरी डालती हूँ। अभी आज की स्टोरीज भी डालूंगी, तो उन्हें दिखता है मैं क्या कर रही हूँ, क्यों चेहरे पे इतनी रौनक है, क्यों हंसमुख हूँ, कि भगवान आया है, बराबर, वो मिला है मुझसे, बात कर रहा है, ज्ञान दे रहा है। और यही ऐसा टाइम है जो बोलते संगम युग या डायमंड एज, जहाँ पे हमारा भगवान सौभाग्य जगा रहा है, मतलब तुम्हें सौभाग्यशाली बना रहा है कि आप मिलो भगवान से और अपनी लाइफ अच्छी करो। क्योंकि ये कलयुग है, जड़ युग है, हमें नीचे खींचता है, माया है। जैसे बाबा ने बोलते ना, माया का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं है, हर जगह अपना तो घर है, सब ठिकाना है, आगे क्या होगा वो भी बाबा ने बताया है। तो इन सब बातों का पूरा ध्यान में रखते हैं। तो जो आपको मिला है अब सबको मिलनी चाहिए ना आपसे, क्या करते हैं उसके लिए आप? मैं स्टोरीज डालती हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि अभी हम कैसे जुड़े ब्रह्मा कुमारी से, क्या करें। मैं बताती हूँ, आप जो एरिया में रहते हो वो सेंटर ढूंढो, आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो बहनों से, वो आपको हेल्प करेगी। बहुत सारी जगह, बेंगलोर से आए मैसेज, जोधपुर से। और मैंने देखा है मोस्टली जो महिलाएं हैं वो ज्यादा रुचि रखती है ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के लिए, इसलिए बाबा ने भी आगे स्त्रियों को ही आगे रखा है। फिर वो बहनों माताओं के जरिए फिर भाई लोग भी, पुरुष जुड़ जाते भी आते हैं। हाँ जी, जुड़ते ही हैं, क्योंकि एक शुरुआत है ना, कि अगर घर में एक महिला या बहन जुड़ती है तो उनके पीछे पीछे सब आ जाते हैं। सही बात है, क्योंकि उनमें ही पालना देने की शक्ति होती है, विस्तार करने की शक्ति होती है। सारी शक्तियों का खास बैंक है महिला सशक्तिकरण। ईशा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करने के बाद, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप भी एक महिला सशक्तिकरण की एक मूर्ति हैं। आपको जो भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। जाते जाते अपने जीवन की दो बातें, खास दो लाइनों में कहें तो, जो आप जिस बात को मानते हैं कि ये लाइन मेरे लाइफ में है, जिसके वजह से मैं उसको बहुत शक्ति मिलती है, शायद दो टिप्स। खुद में विश्वास, खुद में माना बाबा में विश्वास, दृढ़ विश्वास कि है तू संभाल लेगा। और दूसरा है कि मैदान छोड़ के नहीं जाने का कभी, मैदान में डटे रहने का मंजिल कुछ भी हो जाए, मैदान नहीं छोड़ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ईशा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ईशा अग्रवाल, नाम में ही ईशा मतलब ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़कर उन्होंने अपने जीवन को कितना खुशनुमा बनाया हुआ है। खान पान भी शुद्ध, और तन जैसे सुंदर है, मन भी सुंदर है। ये जीवन ऐसे ही नहीं मिलता, गॉडली गिफ्ट भी होती है, और अपने अंदर की कुछ संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को समाज और देश के सामने लाने से होती है। लेकिन ये कैसे होगा, ये इसके लिए चाहिए आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन सुंदर हो ही नहीं सकता, मन सुंदर हो ही नहीं सकता। आप भी अगर चाहते हैं अपने जीवन को खुशनुमा बनाना, परिवार में, समाज में, आप जिसके लिए भी, जो भी आप चाहते हैं, वो सब आपको मिलेगा। सिर्फ आप जुड़ जाइए आध्यात्मिकता के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।